भारत के फलाने राज्य के फलाने गांव में एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था। चंदन पेशे से किसान था। एक छोटी सी छप्पर थी और छप्पर के पास में ही एक छोटी सी जमीन थी जहां पर वो किसानी करता था। किसानी से जो थोड़ा बहुत अनाज उगता वही उसकी रोटी रोजी का जरिया था। एक दिन गांव के प्रधान बाबू लाल ने उसकी जमीन हड़प ली। चंदन परेशान हो गया। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था कि वो प्रधान जी से कानूनी लड़ाई लड़ सके। पुलिस के पास जाता तो भगा दिया जाता क्योंकि इंस्पेक्टर साहब का प्रधान जी के साथ उठना बैठना लगा रहता था। चंदन अब क्या करे। एक दिन गांव में एक नए नौजवान ने दस्तक दी। उसके हाथ में एक पेन और कॉपी थी। वो लोगों से बात कर रहा था। चंदन भी बगल में खड़ा रहकर उसकी बातें सुन रहा था। बातों ही बातों में नौजवान ने अपना परिचय पत्रकार बताया। चंदन थोड़ी देर सोचा और फिर उसने अपनी समस्या बता दी। अगले दिन ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई। प्रधान जी का नाम अब जुर्म की किताब में दर्ज हो चुका था। पत्रकारिता की ताकत। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप मोजो टॉक देख रहे हैं। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस है और इस मौके पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं द सूत्र के संपादक आनंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आशीष। सर, हम विषय पे आए उसके पहले मैं चाहूँगा एक बार आप अपने बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अपने बारे में दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन आपके बारे में पहले बता दूं। आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। नई शैली है आपकी, आप ऐसे ही करते रहो, बहुत आगे जाओ। बिल्कुल घबराओ मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक आपने मेरे को देखो 27 साल का अनुभव होगा है पत्रकारिता का, है ना। और मैंने फॉर्चुनेटली प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो और अब डिजिटल, हाँ, जो 4 फॉर्मेट हमारे होते हैं, सब जगह काम किया है मैंने। मैं दैनिक भास्कर का नेशनल एडिटर रह चुका हूँ। मैं नई दुनिया का ग्रुप एडिटर रह चुका हूँ। टीवी में जी न्यूज़ में मैंने काम किया है। अगर विदेशी संस्थानों की बात करोगे तो वॉइस ऑफ अमेरिका का जो हिंदी रेडियो होता है उसके लिए मैंने काम किया है दिल्ली से। तो इस तमाम अनुभव के बाद मैं आज आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। सर, क्या होता है पत्रकारिता में, हम देखते हैं कभी कभी हम कहीं भी वो रिपोर्ट करने जाते हैं तो कोई एक अनोखी घटना हो जाती है। तो अगर आपने कोई ऐसी अनोखी घटना देखी हो जो बिल्कुल अलग हो, तो अगर ऐसा है कुछ तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं उसके बारे में। अब ये बड़ा ओपन आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है। 27 साल का मेरा अपना कैरियर रहा है। मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने दिल्ली में लंबा वक्त किया है पत्रकारिता। मैंने राष्ट्रपति भवन से लेके तमाम चीज़ों को मैंने कवर किया है, पार्लियामेंट को कवर किया है, चुनाव कवर किया है। तो यूँ तो घटनाएं बहुत सारी है, लेकिन एक रोचक घटना है जो मैं आपको बहुत छोटे उसमें आपको ब्रीफ करूँगा, मैं बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति भवन में एक बार जब हम कवरेज कर रहे थे, मंत्रिमंडल का विस्तार था, तब खबरें कम बाहर आ पाती थी। मनमोहन सिंह जी का टाइम था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो हम लोग काफ़ी जूनियर थे, तो हम लोग तक खबर और भी लेट पहुँचती थी। जो बड़े पत्रकार थे उनके पास शायद थोड़ी बहुत खबर रहती हो। जब वहाँ पहुँचे तो जो रिपोर्टर होता है बहुत सारी चीज़ें वो अपने कॉमन सेंस से गैस करके चीज़ों को देख के ही बताता है। तो आप कभी दिल्ली की रिपोर्टिंग करेंगे आप, तो अशोका हॉल वहाँ पे होता है राष्ट्रपति भवन में। वहाँ पे आमतौर पर ओथ सेरेमनी होती है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे दोपहर तक ये खबर थी कि 2 मंत्रियों का इंडक्शन होना है, 2 नए मंत्री बनना है। मंत्रिमंडल ऑलरेडी काम कर रहा था मनमोहन सिंह जी का, उसमें 2 नए मंत्री आ रहे हैं। तो सारे अखबार जो है, सारे टीवी चैनल ये चला रहे थे कि 2 मंत्रियों का इंडक्शन है, कोई एक साउथ से थे और कोई नॉर्थ से थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे 3 कुर्सियाँ लगी हुई थी। फिर मैं आपको बोलूँगा कि जब आप कभी कवर करेंगे, आपको मौका मिला, तो जब एक राष्ट्रपति की चेयर होती है, उसके बाजू में जितने नए मंत्री जिनको शपथ लेना होती है वो बैठते हैं, जो एक एक करके आके शपथ लेते हैं। तो वहाँ 3 चेयर लगी हुई थी। तो हम लोगों ने कॉमन सेंस अपने लगाया कि यार ये 2 नहीं 3 मंत्री होंगे, कोई 3 चेयर लगी हुई है। तो हमने खबर सबने ब्रेक करवाई, सभी लोग थे, सबने ब्रेक करवाई, सब 2 नहीं 3 मंत्री शपथ ले रहे हैं। सारे टीवी चैनल ने खबर ब्रेक कर दी। राष्ट्रपति भवन में जो अशोक हॉल है और जहाँ बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ऊबी वगैरह खड़ी होती थी, या जहाँ से हम लोग अपना टेप भेजते थे, पहले टेप भेजा जाता था, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है वो। रिपोर्टर को पैदल आना जाना पड़ता है, अगर आधा किलोमीटर तो आप समझ लीजिए, इतना गैस कर रहा हूँ मैं। और पूरा उसकी प्रक्रिया होती है, सिक्योरिटी होती है, बार बार आप बाहर जाओगे तो फिर आप जब दोबारा अंदर आओगे दोबारा चेक करवाना पड़ेगा आपको।
तो ये सब कवायद करते हुए हम 15-20 मिनट बाद जब वापस अंदर लौटे खबर ब्रेक करवा के, तो जैसे अशोक का हाल दोबारा हम लोग पहुँचे तो देखा कि एक चपरासी वहाँ का राष्ट्रीय जनता चपरासी होते हैं, वो बिल्कुल अच्छी वर्दी में रहते हैं, टोपा वोपा लगाए रहते हैं, तो वो एक कुर्सी उठा के अलग कर रहा था। तो हम लोग होश फाख्ता हुआ हम लोग कि ये क्या है, तो उन्होंने पूछा वहाँ के जो अधिकारी थे, तो सब एक कुर्सी गलती से लग गई थी। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो होती हैं। मैं आपसे एक घटना शेयर कर रहा हूँ। सर, हमने देखा है कि हिंदी पत्रकारिता ने भारत की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और अगर हम आज की दौर की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं आज के दौर में? तो आशीष, भूमिकाएं तो बहुत अहम हम अभी भी निभा सकते हैं, लेकिन हम वो जन्म कर नहीं रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है। और मुझे लगता है सोसाइटी की डिमांड भी अब बहुत बदल गई है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे जैसे डिजिटल मीडिया आ रहा है, वो खासतौर से सोशल मीडिया को हम बोल रहे हैं, डिजिटल मीडिया की सिवा भी हम बात करें सोशल मीडिया की, आपके पास पहले अपना गुस्सा निकालने का, अपनी, जैसे आपने कोई कहानी सुनाई छोटी सी चंदन की, तो चंदन के पास उस वक्त फेसबुक नहीं था, चंदन के पास उस टाइम एक्स नहीं था जिसको ट्विटर हम बोलते थे, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, है ना। तो वो मजबूरी में मेन स्ट्रीम मीडिया जो था उस पर डिपेंडेंट था वो, कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट आएगा, रिपोर्टर आएगा, मैं उससे बात करूंगा, मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी, फिर वो छापेगा, फिर वो बात मंत्रालय तक पहुँचेगी, उस पर कवायद। अब आज की तारीख में जो आम आदमी है वो बिल्कुल इन सब चीज़ों को मोहताज नहीं है, उसके पास अपने माध्यम है, उसके पास अपने संसाधन है। आप आज किसी कंपनी के खिलाफ, बड़ी कंपनी है, आप उसके खिलाफ ट्वीट करके देखिए, एक्स पे जाइए, वो देखिए तत्काल उनके जो संबंधित लोग रहते हैं वो आपसे बात करते हैं, भाई क्या हो गया, आप क्यों आप ऐसा कर रहे हो। रेलवे के खिलाफ आप कुछ लिख के देखिए, आमतौर पे अगर आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी है और लग रहा है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो अब मुझे लगता है कि पूरा जनदम बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसी तेजी से हमारा समाज बदल रहा है, जैसे बच्चे बदल रहे हैं, यूथ हमारा बदल रहा है, पढ़ाई लिखाई बदल रही है, लोगों की एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, वैसे ही मेरे को लगता है जनदम भी बदल रहा है, और करवट लेना ही चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री हो उसको करवट लेनी चाहिए। तो अभी भी हम रोल तो बहुत कुछ प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की भी एक सीमा है, लक्ष्मण रेखा है। फिर कुछ जब हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, वो एक बड़ा सवाल उठता है। तो अगर आप बहुत क्रांति करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्रांति करेंगे, तो वो शायद बहुत व्यवहारिक होता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और फिर आपको अच्छी पत्रकारिता करनी पड़ती है। सर, क्या लगता है, जैसे कि आपने चीज़ें बताई कि अगर हम एक ट्वीट कर देते हैं तो जो कंपनी वाले होते हैं तुरंत हमें कॉल करते हैं, तो क्या जैसे पहले होता था, जो पत्रकारिता का वो समय था जिससे सरकारें तक डरा करती थी, खैर अभी भी डरती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर वो जो दौर था, क्या लगता है कि फिर वो दौर वापस आएगा आगे चल के? नहीं, ये ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो डे बाय डे नीचे जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया डे बाय डे नीचे जाएगा, प्रिंट ऑन नीचे जाएगा। अब तो देखिए, मीडिया संस्थान या मीडिया कर्मी वही सर्वाइव करेगा, चाहे मैं एज ए इंडिविजुअल बात करूं आपसे, चाहे बतौर संस्थान बात करूं, जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है एज ए इंडिविजुअल और एज अ कंपनी, तो आप सर्वाइव करोगे, नहीं तो आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी सर। सर, जो नई तकनीक आई है आजकल से डिजिटल मीडिया, तो उसका हिंदी पत्रकारिता पे क्या प्रभाव पड़ा है, अगर इस पर आप प्रकाश डालें तो थोड़ा। देखिए, असर तो पड़ा है, निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और इसमें मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि जो डेस्क के हमारे साथी हैं, जो पत्रकार जो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं, उनकी सेहत पे इसका असर लंबे समय में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि AI जैसे जैसे पुराना होगा, जैसे जैसे उसका अपना कंटेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो और रिच होते जाएगा। आज आप कोई जानकारी उसको डालिए या उससे पूछिए कि हमको ये चाहिए है, तो वो आपको पूरा आर्टिकल लिख के दे देता है ना। तो ये जो तकनीक है, ये जो हमारे ऐसे राइटर हैं, हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जो मूल राइटर हैं उनकी जगह वो ले लेगा, उनको रिप्लेस कर देगा, लेकिन हाँ, उनके लिए थोड़ी बहुत अड़चन तो खड़ी होगी। जो कंटेंट राइटर है उनके लिए इसको भी देखिए, पूरी पत्रकारिता को दो हिस्से में बांट के देखना चाहिए। एक, जैसे मैंने आपसे बात की डेस्क की, और एक बात कर रहा हूँ मैं रिपोर्टिंग की। AI हो सकता है रिपोर्टिंग ना कर पाए, वो इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए, इन डेप्थ कवर ना कर पाए, आइडिया ना खड़ा कर पाए, ये हो सकता है। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि जो एक हिस्सा है रिपोर्टिंग वाला, वो तो ज़्यादा समृद्ध होगा, जो अच्छे रिपोर्टर होंगे उनके लिए काफ़ी स्कोप रहेगा। लेकिन जो डेस्क के साथी हैं उनको नए सिरे से अपने रोल पे विचार करना चाहिए।
जी सर। सर आपने एआई की बात की और हमने हिंदी पत्रकारिता पे भी बात की कि क्या उसका तकनीक पे असर पड़ा है। तो आने वाले समय में जो नए नौजवान हैं और ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं कि मीडिया में जॉब्स की कमी है, तो क्या आने वाले समय में और अवसर उभर के आएंगे एआई के आने के बाद भी जो नए पत्रकार। देखो मैं आपको बता दूं, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। ये पता नहीं, मैं कई कॉलेजेस में जाते रहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, जो आपके टीचर्स हैं उनसे मिलता हूँ मैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। अभी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है और अगले कई सालों तक ज़रूरत है। आप किसी भी मीडिया संस्थान में चले जाइए, चाहे वो बड़ा संस्थान हो चाहे छोटा संस्थान हो, वहाँ पे आपको 2 4 5 वैकेंसी किसी भी दिन मिलती है। मेरा साफ कहना है, मेरा आरोप है कि जो मीडिया संस्थान हैं वो वैसे बच्चे तैयार नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी 3 दिन पहले किसी मीडिया संस्थान में था, भोपाल के प्राइवेट संस्थान में था। वहाँ पर मैंने बहुत बेसिक सवाल किए 2। पहला सवाल मैंने किया कि यहाँ पे करीब 30 बच्चे बैठे थे, 30 बच्चे मेरे साथ बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि कितनों को हिंदी टाइपिंग आती है? एक भी हाथ नहीं उठा। फिर मैंने पूछा कि यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन अच्छा है? एक भी हाथ नहीं उठा। अब आप बताइए, अगर आप ये बेसिक आपको नहीं मालूम होगा, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछा, अगर ये बेसिक आपको नहीं मालूम होगा और आप उम्मीद करेंगे मेरे को कोई जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी आने वाले समय में मैं बच्चों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि बहुत स्कोप खुलने वाले हैं, बहुत स्कोप खुलेगा। अब कैसा होगा, कितने की जॉब मिलेगी, बड़े संस्थान में मिलेगी, छोटे संस्थान में मिलेगी, ये दीगर विषय हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्कोप है। अगर बच्चे अपने आप को तैयार करेंगे तो किसी भी बच्चे को जॉब में दिक्कत नहीं जाएगी। जी सर। सर हम बात करते हैं पत्रकारों की सुरक्षा की, लेकिन जैसे ये सवाल आता है, एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि आखिर पत्रकार कौन है। क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं जैसे यूट्यूब पे कोई भी जो भी एक माइक लिया रहता है उसको पत्रकार मान लेते हैं। तो ये ऐसा क्या किया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि यही पत्रकार है? क्या सिर्फ पत्रकारिता की डिग्री से ही ये सुनिश्चित हो जाए, या फिर जिसके हाथ में माइक और उसने एक आईडी बना रखी है इससे सुनिश्चित है कि वो पत्रकार है? कि कैसे एक सुरक्षा एक प्रदान की जाए? एक लंबे समय से बहस का मुद्दा है जो आप बोल रहे हो, है ना, कि और मुझे लगता है कि वो संक्रमण काल है जिससे पूरी हमारी सोसाइटी, हमारी सरकार, हमारी इंडस्ट्री, पत्रकारिता पूरी गुजर रही है ना। आज की तारीख में इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, सरकार अपने स्तर पर कुछ प्रयास करती है, एक्रेडिटेशन करती है, मान्यता देती है, लेकिन वो बहुत चंद लोगों के लिए होता है ना। और आपने जैसे खुद अभी बोला कि जिसके हाथ में माइक है, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, ये ताकत है। देखिए, ये सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की ताकत है कि अब आम आदमी, आपने चंदन की कहानी पे फिर जाइए आप, वो बेचारा मोहताज था किसी एक रिपोर्टर के लिए, तो कोई रिपोर्टर नहीं आएगा, बात नहीं करा। आज की तारीख का चंदन, गाँव का चंदन बिल्कुल मोहताज नहीं है, वो अपनी बात रख सकता है। तो अब ये एक बड़ा लंबी बहस का मुद्दा है, ये बहुत लंबी बहस का मुद्दा है कि कौन पत्रकार है। और इसीलिए ये बात लंबे समय से चल रही है कि क्या कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे वकीलों के लिए होती है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होती है, या दीगर जो पेशे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर थोड़ी सी बोलचाल आपकी ठीक है, आप दिखने में थोड़ी ठीक हो, आपके पास हाथ में माइक है, और आजकल माइक की जरूरत है, आजकल तो जो अच्छे अच्छे मोबाइल आ रहे हैं, मौजूद जनरल जो पूरा खड़ा हो गया है, आपके पास अच्छा मोबाइल है, आप जर्नलिस्ट हो, आप लोगों की समस्या उठा। तो ये एक बड़ा, इसमें मुझको लगता है कुछ ना कुछ जो सरकार है, समाज है, और जो पत्रकार है, हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको बैठना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए, और इसका कोई ना कोई रास्ता। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, जैसे MCI है, मान लीजिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में तो दादी हमको अभी भी नुस्खे बताती है कि बेटा पेट दर्द कर रहा है तो ये खा लो, आँख दर्द कर रही है तो ये कर लो, ऐसा हो रहा है तो वैसा कर लो, तो वो भी बता रही है, उनको आप रोक नहीं सकते ना, उनको आप रोक नहीं सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे आप, अब जबकि मोबाइल क्रांति चल रही है, तो मोबाइल क्रांति में आप किसी को रोक लोगे अपनी बात रखने से, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आप उसके हिस्से कर सकते हो, भैया ये एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, ये ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी दादी को आप नहीं रोक सकते, लेकिन किसी डॉक्टर को आप, जब वो दूसरों का इलाज करता है तो आप उसको रोक सकते हो, आपका डिग्री होना चाहिए, MCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। ये रास्ता खोजना पड़ेगा। लेकिन सर क्या होता है हमारे विश्वविद्यालय में
कभी कोई डिजिटल का जर्नलिस्ट पत्रकार आते हैं जो डिजिटल में काम कर रहे होते हैं, जब कोई प्रिंट के आते हैं तो अपने अपने विचार रखते हैं। डिजिटल वाले कहते हैं कि आने वाले समय में अखबार ख़त्म हो जाएगा, और जो प्रिंट के आते हैं कहते हैं कि आने वाले समय में इसके और भी आके ये अखबार और फिर इसकी जो मतलब और ये लोगों के बीच आने लगेगा। और अभी लोगों का हमने देखा है बीते दिनों में कि उनका जो टीवी है, जो राष्ट्रीय चैनल, उन पे भी उसका भरोसा कम हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में भी हम ये कह सकते हैं कि वो अखबार का जो दौर है, जब लोगों के हर घर के बगल में अखबार हुआ करता था, तो वो वापस आ सकता है। जिस तरीके से आजकल मीडिया पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसी हो गई है, ये सही से निष्पक्ष नहीं रही, तो क्या लगता है, क्योंकि अखबार पे लोगों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। नहीं, लेकिन अखबार भी कहाँ निष्पक्ष रह रहे हैं आज की तारीख में। जी सर। और ये बात मैं बहुत अनुभव से और दावे के साथ कह सकता हूँ कि